नमस्कार दोस्तों। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए। अगर कल सुबह उठते ही आपके बैंक अकाउंट से पैसा गायब मिले और आपको समझ ही ना आए कि आखिर पैसा गया कहाँ, तो सबसे पहले आप किसे फोन करोगे? गूगल पे को फोन करोगे, पेटीएम को फोन करोगे, या फिर फोन पे कंपनी को फोन करोगे, या बैंक में संपर्क करोगे, या फिर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करोगे? क्योंकि सच यही है कि आज भारत में करोड़ों लोग रोज यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जब फ्रॉड होता है तो असली जिम्मेदारी किसकी होती है। और अब इसी बीच साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे का एक बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करने से बचना चाहिए और बैंकिंग वाला जो ऐप्स होता है उससे यूपीआई करना ज्यादा सेफ हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या सच में फोन पे और गूगल पे अनसेफ है? क्या ये ऐप हमें तुरंत डिलीट कर देने चाहिए, या फिर मामला कुछ और है जिसे लोग गलत समझ रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम दोस्तों यही समझेंगे कि कौन सा यूपीआई ऐप ज्यादा सेफ है, फ्रॉड होने पर पैसा वापस कैसे मिलेगा, एनपीसीआई आखिर क्या करता है, और वो कौन कौन सी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सिक्योरिटी टिप्स भी बताऊंगा जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे, और ये टिप्स आपके बैंक अकाउंट को बचा सकते हैं। दोस्तों, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट देश बन चुका है। सब्जी वाला हो, चाय वाला हो, मॉल वाला हो, पेट्रोल पंप वाला हो, हर जगह क्यूआर कोड लगा हुआ है। लोग कैश लेकर चलना लगभग अब भूल चुके हैं। सुबह दूध से लेकर रात के ऑनलाइन ऑर्डर तक हर जगह यूपीआई चल रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स है गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। इन ऐप्स ने जिंदगी आसान जरूर बनाई है, लेकिन इसी के साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में जब साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे ने कहा कि वो पर्सनली इन थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स को रिकमेंडेड नहीं करते, तो लोगों के मन में इस सोच को लेकर डर बैठ गया कि आखिर ऐसा क्यों कहा है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि अमित दुबे ने असल में कहा क्या। उन्होंने ये नहीं कहा कि फोन पे या गूगल पे फ्रॉड ऐप्स है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये ऐप्स इलीगल है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर पॉसिबल हो तो बैंकिंग ऐप से यूपीआई करना ज्यादा बेहतर हो सकता है। जैसे एसबीआई का एसबीआई योनो, आईसीआईसीआई का आई मोबाइल, कोटक का कोटक बैंक, एचडीएफसी और एक्सिस या दूसरे बैंकिंग ऐप्स। क्योंकि जब आप बैंक के ऑफिशियल ऐप से ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका डायरेक्ट रिलेशन बैंक से होता है। लेकिन जब आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करते हो तो वो सिर्फ एक मिडल लेयर यानी एग्रीगेटर की तरह काम करता है। इसलिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस एनपीसीआई और बैंकिंग सिस्टम के जरिए होता है। अब यहाँ पर बहुत लोगों को एनपीसीआई नाम जो है वो पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। तो देखो, एनपीसीआई यही वो संस्था है जिसने यूपीआई बनाया। जब आप फोन पे से किसी को पैसे भेजते हो, असल में फोन पे पैसे नहीं भेजता, वो सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट एनपीसीआई और बैंक तक पहुंचाता है। फिर बैंक से पैसा कटता है और दूसरे बैंक में पहुंचता है। मतलब असली सिस्टम एनपीसीआई और बैंक का है। फोन पे, गूगल, पेटीएम सिर्फ इंटरफेस देते हैं, लेकिन डिलीवरी कोई और कंपनी करती है। अब अमित दुबे का कहना यही था कि जब फ्रॉड होगा तो थर्ड पार्टी एप्स कई बार ये बोल देते हैं कि ट्रांजैक्शन तो एनपीसीआई और बैंक के जरिए हुआ है। ऐसे में कस्टमर फिर इधर उधर भटकता रह जाता है, जबकि बैंकिंग ऐप में कम से कम आपका डायरेक्ट बैंकिंग रिलेशन होता है। अब जरा सोचो, अगर कोई आपको फोन करे और बोले कि सर आपका केवाईसी बंद होने वाला है, अभी लिंक पर क्लिक कीजिए, और आपने लिंक खोल भी दिया, तो स्कैमर आपके फोन का कंट्रोल ले सकता है। कई लोग एनी डेस्क, टीम व्यूअर और क्विक सपोर्ट जैसे ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि कस्टमर केयर हेल्प कर रहा है, लेकिन असल में स्कैमर उनके फोन की स्क्रीन देख रहा होता है। जैसे ही आप बैंकिंग ऐप खोलते हो, वो आपका यूपीआई पिन देख लेता है और फिर अकाउंट साफ हो जाता है। इसमें गलती किसकी हुई? ऐप की नहीं, अवेयरनेस की कमी हुई यहाँ पर। आजकल एक नया स्कैम बहुत तेजी से चल रहा है, वो है फेक क्यूआर कोड स्कैम। मान लीजिए कोई ओएलएक्स पर आपसे सामान खरीदने का नाटक करता है। वो बोलता है कि मैं एडवांस पेमेंट भेज रहा हूं, क्यूआर कोड स्कैन कर लो। अब लोग सोचते हैं क्यूआर स्कैन करने से पैसा आएगा, लेकिन सच्चाई उल्टी होती है। क्यूआर स्कैन करके और पिन डालकर पैसा जाता है, आता नहीं है। जैसे ही आपने पिन डाला, आपका पैसा कट गया। फिर लोग बोलते हैं फोन पे तो अनसेफ है, जबकि असल में स्कैमर ने साइकोलॉजी खेली आपके साथ। एक और बड़ा स्कैम है जो फेक कस्टमर केयर नंबर से आते हैं। मान लीजिए आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया,
आप गूगल पर सर्च करते हो, फ़ोन पे कस्टमर केयर नंबर, ऊपर आपको एक स्पॉन्सर्ड फेक नंबर दिखता है। आप कॉल करते हो, सामने वाला प्रोफ़ेशनल तरीके से बात करता है, फिर बोलता है रिफंड करने के लिए ऐप इंस्टॉल कीजिए और फिर आपका अकाउंट खाली कर देता है। इसलिए हमेशा ऑफ़िशियल वेबसाइट या ऐप के अंदर से सपोर्ट लेना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या सच में बैंकिंग ऐप ज़्यादा सेफ है? देखिए, टेक्निकली बैंक के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर कोई इश्यू होता है तो ब्रांच लेवल पर बात हो सकती है, रिलेशनशिप मैनेजर मिल सकता है, शिकायत दर्ज करना आसान हो सकता है। कई बार बैंक फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम भी ज़्यादा एग्रेसिव यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी ऐप अनसेफ है, क्योंकि ये भी सभी ऐप्स आरबीआई और एनपीसीआई गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं। इनके ऊपर भी सिक्योरिटी रूल लागू होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब यूजर केयरलेस हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सबसे पहले तो अपने फोन में जितने कम फाइनेंशियल ऐप होंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। कई लोग 5-5 यूपीआई ऐप्स रखते हैं, कहीं कैशबैक के लिए रखते हैं, कई ऑफर्स के लिए रखते हैं, लेकिन हर एक्स्ट्रा ऐप पे एक एक्स्ट्रा रिस्क बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात है, अपने मेन सेविंग अकाउंट को सीधे यूपीआई से लिंक मत रखो। ये बहुत पावरफुल टिप है दोस्तों। एक अलग छोटा बैंक अकाउंट रखिए जिसमें लिमिटेड पैसे हो और उसी से डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन कीजिए। मान लीजिए आपके मेन अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं। अगर वो डायरेक्टली यूपीआई से लिंक है और कोई फ्रॉड हो गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10,000 या 20,000 वाला अलग अकाउंट यूपीआई के लिए रखा है तो रिस्क लिमिटेड रहेगा। एक चीज को ध्यान रखिए, ट्रांजैक्शन अलर्ट हमेशा ऑन रखिए। एसएमएस और ईमेल दोनों अपने बैंक अकाउंट में एक्टिव रखिए। कई लोग नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, फिर फ्रॉड होने के घंटों बाद पता चलता है। जितना जल्दी रिपोर्ट करोगे, पैसा रिकवर होने की संभावना उतनी ज्यादा रहती है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो पैनिक मत करो। तुरंत 1930 साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन पर कॉल करो। जितनी जल्दी कंप्लेंट होगी उतना अच्छा होगा। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हो। अपने बैंक को तुरंत इन्फॉर्म कर दो। कई बार लोग शर्म के कारण डिले कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। साइबर फ्रॉड में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई केस में जल्दी एक्शन लेने पर पैसे फ्रीज भी हो जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर कि भाई मैं तो सालों से गूगल पे यूज कर रहा हूँ, फोन पे चला रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है, करोड़ों लोग सेफली इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ऐप्स अपने लेवल पर इनक्रप्शन, डिवाइस बाइंडिंग, टोकनाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं चलती, यूजर बिहेवियर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर यूजर अलर्ट है तो रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम डिलीट कर देना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल डिलीट नहीं करना है। पैनिक में आकर कोई कदम मत उठाइए। असली जरूरत अवेयरनेस की है। अगर आप बैंकिंग ऐप यूज करना चाहते हो तो जरूर कीजिए, वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हो तो भी स्मार्ट तरीके से यूज कीजिए। सिक्योरिटी हैबिट्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताता हूं जिन्हें अगर आपने आज फॉलो कर लिया तो यूपीआई फ्रॉड का रिस्क काफी कम हो जाएगा। पहली चीज, यूपीआई पिन जो होता है वो किसी को मत बताओ। दूसरी चीज है, पैसा रिसीव जब आप करते हो तो पिन कभी नहीं डालना पड़ता, इस चीज का ध्यान रखना। एक चीज को और ध्यान रखो, यहाँ पर अननोन क्यूआर कोड स्कैन मत कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है, स्क्रीन शेयरिंग एप्स को कभी भी डाउनलोड मत कीजिए। फोन को अपडेट और ऐप अपडेट रेगुलरली करते रहिए। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग का यूज कभी मत करना। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर मेरे साथ फ्रॉड हो जाए तो क्या पैसा वापस मिल सकता है? जवाब है हाँ, कई केस में मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी एक्शन लिया। इसलिए डिले मत कीजिए, 1930 पर तुरंत कॉल कर दीजिए। बैंक अकाउंट टेम्परेरी फ्रीज करवाने की कोशिश की जाती है, साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन रियलिटी ये भी है कि हर केस में पैसा मिलता नहीं है, रिकवर नहीं होता। और दोस्तों, एक साइकोलॉजी और समझो, स्कैमर हमेशा आपसे जल्दी डिसीजन लेने में मजबूर करता है। वो बोलेगा सर अभी करो वरना अकाउंट बंद हो जाएगा, अभी ओटीपी बताओ, अभी लिंक खोलो, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही आप सोचने लगोगे उसका जो स्कैम है वो फेल हो जाएगा। इसलिए कोई भी अर्जेंट फाइनेंस इंस्ट्रक्शन मिले तो 5 मिनट रुकिए,
फिर सोचिए और वेरीफाई करिए, तभी आप पेमेंट कीजिए। यही हैबिट आपको बचा सकती है। और अंत में दोस्तों सबसे जरूरी बात, देखो ये वीडियो किसी ऐप को बुरा या अच्छा कहने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। अमित दुबे ने जो बात कही थी उसका मतलब ये था कि बैंकिंग रिलेशनशिप मजबूत होना चाहिए और यूजर को समझना चाहिए कि एक्चुअल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि करोड़ों लोग जो फोन पे और गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब खतरे में है। असली फर्क सिर्फ आपकी अवेयरनेस का है, आपकी सावधानी और आपकी जो डिजिटल हैबिट है वो बन जाती है। ठीक है। और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजो, क्योंकि भारत में हर कोई अब यूपीआई चला रहा है, यूपीआई पेमेंट यूज कर रहा है। अगर आप उसे इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो उसके फ्रॉड होने से बच जाएगा उसके साथ। ठीक है। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जब दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा यूपीआई पेमेंट यूज करते हो। ठीक है। जरूर बताना और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।